हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 में चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम हेल्प टू सॉल्व बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी बाइनोमियल थ्योरम हमारी हेल्प करती है किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, कोई भी ऐसी दो टर्म जिसके बीच में प्लस या माइनस लगा हो, उसको एक्सपेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है बाइनोमियल थ्योरम का। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, एक्सप्रेशन एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन कंटेन टू टर्म, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होंगी, जॉइन बाय ईदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, जिसको प्लस या माइनस से जोड़ा गया होगा। जैसे कि देखो, x प्लस वाई, ये हमारे दो अलग अलग वेरिएबल है जिनको प्लस या माइनस से जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 और x है जिसको माइनस से कनेक्ट किया गया है। इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। अब इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हमें a प्लस बी की पावर क्या दे दी, 0 दे दी। अब जिसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर यही एक्सप्रेशन दोबारा से लिया जाए, a प्लस बी की पावर 1, अगर a प्लस बी की पावर 1 ली जाए तो उसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं a की पावर 1 b की पावर 1। अगर यहाँ लिख दे a प्लस बी की पावर 2, यानी कि स्क्वायर लगा दे, तो क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यूब कर दे तो भी हमें नॉर्मली पता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर इस पावर को कंटिन्यू इसी तरीके से बढ़ाते चले जाएँ हम, यानी a प्लस बी की पावर 4 कर दूँ। चलो, इसका भी हमने फॉर्मूला कुल मिला के बना दिया। कैसे बनाया, a प्लस बी की पावर a प्लस बी की पावर 2 इंटू में a प्लस बी की पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी की पावर 4 आ जाएगी। इस तरीके से सॉल्व कर लिया। लेकिन ये पावर कंटिन्यू बढ़ती चली जाए, 5, 15, 20, 25 तक आ जाए, तब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी कंडीशन को या फिर इस पावर को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है बाइनोमियल थ्योरम। ये हमें एक मेथड या ट्रिक देता है जिससे हम इस पावर को ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का जो यूज़ होता है बेसिकली, वो किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि बाइनोमियल थ्योरम गिव्स यू एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट एक्सपेंड a प्लस बी की पावर n, यानी कि कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी पावर n हो, n यानी कि 2, 3, 4, 5, 10, 15 जो मर्जी हो। ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर n हो, यानी कि 1, 2, 3, 4 पर जो मर्जी नंबर हो सकता है, उसको एक्सपेंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा बाइनोमियल थ्योरम का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात तो क्लियर होगी कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये वर्क किस तरीके से करती है। तो देखो, जो अभी हमने इनकी पावर के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसको अब दोबारा से डिस्कस करेंगे। जैसे हमने a प्लस बी की पावर को पढ़ा 0, तो आंसर 1 होता है। a प्लस बी की पावर 1 पढ़ी तो a की पावर 1 b की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2 है, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। इसी तरीके से क्यूब और 4 का फॉर्मूला होगा। अगर हम इनकी पावर को ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे कितनी आ रही पावर 1, यहाँ 1 और 1 है, तो यहाँ मैंने लिखा 1 1 लिखा, यहाँ पे 2। ठीक है, सॉरी, इनके हमें कांस्टेंट नंबर को देखना है, यानी कि पहले 1 आया, इसके साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 है हमारा, तो हमने 1 1 ले लिया। फिर इसके साथ में कौन है, 1 है, 2 है, 1 है, हमने क्या ले लिया, 1 2 1। फिर हमने क्या लिया, 1 3 3, आगे कुछ नहीं है, 1 होगा, 1 3 3 1। फिर आगे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, 1 4 6 4 1, इनको लिख लिया। अगर हम इनके एक पैटर्न बनाएं, ध्यान से देखना, इनके बीच में मैंने ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, बताऊँगा इसके पीछे रीज़न क्या है। कि जो 1 है, ये 1 मेरा एज इट इज़ रहा, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि ये वाला 1 इधर आया, ये वाला 1 इधर आया। इसके बाद में इस 1 और 1 इन दोनों को ऐड किया, कितना बना, 2 बना मेरा, और ये वाला 1 और ये वाला 1 एज इट इज़ रहेगा। इसी तरीके से 1 प्लस 2 कितना बना, 3, 2 प्लस 1 कितना बना, 3, और बाकी ये वाला 1 इधर, ये वाला 1 इधर एज इट इज़ आ गया। इसी तरीके से 3 प्लस 1 कितना आया, 4, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 4। 3 प्लस 3 क्या रिजल्ट मिलेगा, 6। 3 प्लस 1 4 आया, एज इट इज़ 1 हमारे यहाँ आ गया, 1 हमारे यहाँ आ गया। यानी कि जो इनके कांस्टेंट टर्म हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करते जा रही हैं। अगर इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाएं तो हम a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, 7, 8, 9 तक निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें a प्लस बी की पावर 15 दे दी, तब हम क्या इसी ट्रायंगल को फॉलो करते हुए निकालेंगे। इससे क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन इसमें जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल कहते हैं।
ठीक है। जो यहाँ कैसे निकला है, इनकी कांस्टेंट टर्म से निकला है। अगर हम इन्हीं का यूज़ करें तो हम इन ए फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं, लेकिन हम आगे तक काफ़ी ज़्यादा बड़ी पावर आ जाए तो उनको सॉल्व कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो इनका यूज़ करके आप a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे? जैसे आपको a प्लस बी की पावर क्यूब है, आपको इसके कांस्टेंट पता है 1 3 3 1 होता है, तो आपने क्या किया 3 + 1 4 आया, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और ये वाला 1 एज इट इज़, ये वाला 1 एज इट इज़। a प्लस बी में एक पैटर्न होता है, खास करके ध्यान रखना, यहाँ पर a की पावर डिक्रीज़ होती रहती है और b की पावर इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे की पावर कितनी आई 4 आई, 4 की बाद कितनी आई 3 2 1 और फिर 0 हो गया, यानी ख़त्म होगी। b की पावर इंक्रीज़ होती रहती है, इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब a की पावर 0, फिर 1 आई फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी कि इनकी जो पावर होती है और b की वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फॉर्म में होती है। बाकी इनकी कांस्टेंट टर्म जैसे कि 1 है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला पहले हमने क्या लिख लिया 1 4 6 4 1 ले लिया, ठीक है। लेने के बाद यहाँ हमने क्या लगा लिया, प्लस का साइन लगा लिया। फिर a और b देखो ध्यान से, मैं इन दोनों में क्या लिख लिया ए बी ए बी ए बी ए बी एंड ए बी। इसमें a की पावर कितनी होगी 4 होगी, फिर 3 2 1 0, b की पावर 0 1 2 3 4। इस तरीके से हम a प्लस बी की पावर 4 को फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी पास्कल ट्रायंगल को अगर आगे फॉलो करेंगे तो पावर 5 6 का भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर b की पावर 0 है, मैंने इसमें लिखे बट इसमें तो लिखी नहीं। हमें मालूम है जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए मैंने b की पावर 0 को इसमें नहीं लिखा। यहाँ पर a की पावर 0 है, a की पावर 0 होती है जिसकी वैल्यू वहाँ पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर भी नहीं लिखा, खाली b की पावर 4 को मेंशन किया है। क्लियर? तो आपको पास्कल ट्रायंगल समझ में आ गया होगा कि इसका किस तरीके से वर्क किया जाता है। और यही जो पैटर्न लगता है, इसी पैटर्न को हम किस में यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं। इसी पैटर्न को अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है। कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन हमने अपने पिछले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि इस पैटर्न का कॉम्बिनेशन में क्या रोल है। तो पहले हम ये समझ लें कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, थोड़ा सा वापस में रिवाइज़ करवा देता हूँ। Each of different selection made by taking some और ऑल ऑफ नंबर ऑब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग जो सिलेक्शन होते हैं उसमें से हमें कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना इरिस्पेक्टिव, यानी कि सिलेक्शन आपको सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में कहूँ तो जो सिलेक्शन करने का प्रोसीजर होता है टोटल ऑब्जेक्ट में से वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब चाहे हमने सारे में से सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हो या सारे में से कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हों। द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, यानी कि कोई भी हमारे टोटल जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और उनमें से हमने कुछ जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि n में से r ही सिलेक्ट किया जाएगा, n में से टोटल n को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन और जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। देखो n में से हमें सिलेक्ट किसको करना है, r को करना है, तो फॉर्मूला तो इसका n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, जहाँ पे r हमारा यानी कि सभी में से सभी ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यानी कि r हमारा n के बराबर भी हो सकता है या एक भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर? और वहीं पर अगर हमारे जो n फैक्टोरियल है इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं n इंटू, यानी कि जो भी नंबर होगा उससे एक नंबर हमें कम रख देना है, n माइनस में 1 n माइनस में 2 n माइनस में 3 करते करते ये कहाँ तक जाएगा, एंड 1 तक जाएगा। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, यानी कि आखिरी टर्म इसके कहाँ तक जाएगी, 1 तक। कंटिन्यू एक एक नंबर इसमें डिक्रीज़ होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने पैटर्न यहाँ पे बनाया, पास्कल ट्रायंगल बनाया, इस पास्कल ट्रायंगल से हमने बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला किस तरीके से क्रिएट किया है। ठीक, देखो हमने फॉर्मूला बनाया था a प्लस बी की पावर 0, यानी जिसको हमने क्या लिखा था, 1 लिखा था। a प्लस बी की पावर 1, जिसमें हमने इसका जो कांस्टेंट टर्म थी वो कितनी थी, 1 और 1 थी। a प्लस बी की पावर 2, इसकी जो कांस्टेंट टर्म थी वो कितनी थी, 1 2 1। इसी तरीके से हमारा 1 एज इट इज़ आ गया, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 का 1 एज इट इज़ आ गया। ये हमने कुछ पैटर्न बनाया था। अब 1 है, इस 1 को हम कैसे ले सकते हैं, n में से हमने कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया, यानी कि अगर हम n से 0 को सॉल्व करते तो हमारा आंसर 1 ही आता है। 1 है तो यानी कि 1 में से हमने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया तब भी हमारा आंसर 1 आएगा। 1 में से 1 को सिलेक्ट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 2 में से 0 को सिलेक्ट किया तो आंसर 1, 2 में से
1 को सिलेक्ट किया आंसर 2, 2 में से 2 को सिलेक्ट किया आंसर 1 होगा। अगर इसी पैटर्न को और थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे देखो कितनी पावर है, 0 है इसलिए 0 रहा। यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो हमारा जो n होगा वो 1 के बराबर होगा। यहाँ 2 है तो 2 में से 0 लिया, 2 में से 1 लिया, 2 में से 2 लिया। यहाँ कितनी है, 3 है, तो 3 में से 0 को सिलेक्ट किया, 3 में से 1 को सिलेक्ट किया, 3 में से 2 को, 3 में से 3 को। यहाँ कितनी पावर है, 4 है, तो हम इसको हम पैटर्न क्या बनाएंगे, 4 में से 0 को सिलेक्ट किया, 4 में से 1, 4 में से 2, 4 में से 3, 4 में से 4, यानी जो भी इसकी यहाँ पे पावर होगी वो हमारा कौन बन जाएगा, n बन जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर प्रॉपर फॉर्मूला बनाए हम तो किस तरीके से बनेगा, अगर हमें a प्लस बी की पावर n दे दे, ठीक है, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक, a प्लस बी की पावर n दे दी, और मैंने a और b का तो आपको पहले ही बता दिया, a की पावर कंटिन्यू डिक्रीज़ होती हुई चली जाएगी एक एक पावर, और b की पावर कंटिन्यू इंक्रीज़ होती हुई चली जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे कि a b मैंने सब में लिख दिया, a की पावर अगर यहाँ पे n है तो अगली बार क्या हो जाएगी, एक नंबर कम हो जाएगी, n-1, अगली बार n-2, अगली बार n-3, और ये कब तक रहेगी, जब तक a की पावर क्या ना हो जाए, हमारी 0 ना हो जाए। ज़रा ध्यान से देखो, 4, 3, 2, 1, और कब तक होगी ये, 0 तक ना हो जाए। और b की पावर कंटिन्यू क्या हुई, 0 से शुरू करेगी। चाहे 0 आपको लिखना है तो लिखो, ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू बढ़ती रहेगी जितनी इसकी n टर्म होगी वहाँ तक। अब यहाँ देखो n से शुरू हुआ था तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, और कहाँ तक रहेगी, n तक टर्म तक, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वहाँ तक ये जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आते इसकी जो कॉम्बिनेशन वाले टर्म, इनको किस तरीके से डिसाइड करना है। यहाँ पर कितनी आ रही है, n आ रही है, अगर ध्यान से देखो टोटल जो भी इसकी पावर होगी वो ऊपर आएगी सबके 4, 4, 4, 4, और इनकी जो नीचे जो सिलेक्शन है वो नीचे शुरुआत होगा 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, जितनी पावर होगी वहाँ तक मैक्सिमम जाएगा। तो यहाँ पर कितना n है, देखो NC0, NC1, NC2, NC3, और कंटिन्यू कहाँ तक चलता रहेगा, जब तक ये फुल में से फुल ना आ जाए, यानी कि सभी ऑब्जेक्ट में से सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना कर ले, 4 में से चारों सेलेक्ट ना कर ले, यानी कि n में से n को सिलेक्ट ना कर ले। इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम का हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले बनाते समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो ध्यान कौन कौन सी बातों को रखना है मैं आपको बता दूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिख दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ NC0, NC1, NC2, NC यानी n में से n को सिलेक्ट करना, ये क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं हमारे। यानी कि अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो देखो ये वाला 1, 4, ये जो NC वाले ना, इनसे हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे नंबर होते हैं ये बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो NC0, NC1 है ये हमें क्या देंगे, एक कोफिशिएंट नंबर, कोफिशिएंट देंगे, यानी कि कोई ना कोई काउंटिंग होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मर्जी नंबर हो सकता है। दूसरा हमने यहाँ से क्या नोट निकाला कि वी कैन ऑल्सो राइट, यानी कि जो हमारी इतनी लंबी चौड़ी टर्म आई है निकल के, इसको अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि a प्लस बी की पावर n है जो भी होगी, ठीक है, ये सिग्मा का साइन होगा, यहाँ पे पावर n आ जाएगी, यानी कि हमें n टर्म तक जाना है। शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से, NCk, ठीक है, शुरुआत करेंगे 0 से n-k और b की पावर k। अगर इस पूरी फॉर्म को यहाँ पर हम लिखते जाएँ, यहाँ पे हमारा जो n होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे n रहेगा, यहाँ पे हमारा पहले 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू इस तरीके से चलता रहेगा, कब तक रहेगा, n टर्म तक रहेगा। अब हमें दे रहा आर n+1 टर्म इन एक्सपेंशन फॉर x प्लस वाई की पावर n। चाहे यहाँ पे मैं x प्लस वाई रख लूँ या a प्लस बी रख लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इज़ 1 मोर देन द इंडेक्स नंबर, यानी कि जो भी हमारी पावर होगी टर्म उनसे एक नंबर ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझाया है, x प्लस वाई की पावर 4 है, ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी है, 4 है, तो इनकी टर्म काउंट करो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, जो भी पावर होगी टर्म उनसे एक ज़्यादा होंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी देखें पीछे तो इनको भी देख सकते हो, जैसे a प्लस बी की क्यूब हमने सॉल्व किया, आपको पीछे यहाँ दिखा देता हूँ, a प्लस बी की क्यूब सॉल्व किया, कितनी पावर है, 3 है, तो कितनी टर्म आई, 1, 2, 3, 4, पावर 2 है तो 1, 2, 3 है, यानी जो भी पावर होगी उससे एक टर्म हमारी ज़्यादा निकल के आएगी। तो ये हमारा नोट नंबर 3 हो जाएगा कि जो भी इसका इंडेक्स पावर होगी वो उससे क्या होंगी, टर्म उसकी एक नंबर ज़्यादा होंगी। अगर पावर 4 है तो टोटल टर्म कितनी होगी, 5 होगी, एक नंबर एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, और देखो इससे जो अगला नोट है ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन द सक्सेसिव टर्म, अगर हम कंटिन्यू इस तरीके से टर्म में बढ़ते जाएँ ऑफ द एक्सप्रेशन, द इंडेक्स ऑफ ए गोज ऑन डिक्रीज बाई यूनिट, यानी कि ए की जो पावर है वो कंटिन्यू डिक्रीज़ होती रहेगी, यानी कि ए की पावर 4, 3, 2, 1, 0, जब तक कि उसकी पावर 0 ना हो जाए। 0 का मतलब कितना है, 1 ना हो जाए। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पे
आपको इस सिंबल से मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि ए की पावर डिक्रीज़ होती रहेगी और बी की पावर कंटिन्यू इंक्रीज़ होती रहेगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखा है, जैसे कि ए प्लस बी की पावर 6 है। अगर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से कि 6 C0 6 C1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिख दिया। फिर आपने लिखा ए बी सब में लिख दिया। ए की पावर 6 5 4 3 2 1 0, उसके बाद बी की पावर 0 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम ए प्लस बी की पावर 6 को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो जो आप अगर बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व करते हो तो इन कुछ कंडीशन को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। हमारा 5वां नोट है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n या फिर a प्लस बी की पावर n इन ईच टर्म ऑफ द सम ऑफ पावर x एंड y इज इक्वल टू n, यानी कि x और y इनकी जो भी पावर होगी वो हमेशा इनके n के इक्वल होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया था x की पावर x प्लस वाई की पावर 6, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे x और y हमारी दोनों वेरिएबल दे रखे हैं, इनकी पावर को जोड़ो। देखो जरा, यहाँ पे n की जगह में कौन दे रखा है 6, तो 6 प्लस 0 6 ही आएगा, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 5 6, 0 प्लस 6 0 प्लस 6 6 आया निकल के, ठीक है। यानी कि x और y की पावर अगर कभी भी ऐड करोगे तो जो भी यहाँ पर इनकी टोटल पावर दे रखी होगी यानी n दिया होगा वो हमेशा उसके इक्वल होंगे। क्लियर? इसके बाद आता हमारा, देखो जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं उनको हम डायरेक्टली कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगी तो बार बार अगर आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इनको कुछ ही इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि अगर हमें n में से एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो तो n ही आएगा। अभी किस तरीके से है, मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ईजीली समझाया है कि NC1 का मतलब होता है कि n का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब n फैक्टोरियल में क्या ले सकते हैं, n माइनस में 1 का फैक्टोरियल और नीचे n-1 दे ही रखा है, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा यानी कि n आ जाएगा। अगर टोटल ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आंसर हमारा कितना होगा, जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं वही हो जाएगा। अगर n में से हमें n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं यानी सभी में से सभी या सभी में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना तो ऐसा एक ही केस होगा। देखो जरा आपको प्रैक्टिकली सोच के देखो, हमने जितने ऑब्जेक्ट दे सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए तो ऐसा एक ही केस है, या फिर हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो ऐसा भी एक ही केस होगा। इन दोनों केस को सॉल्व करोगे सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं है। NC2 को सॉल्व करेंगे तो n-1 अपॉन में 2 आ जाएगा। जैसे कि NC2 को सॉल्व करने का मतलब है n का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, n-1 n-2 का फैक्टोरियल, नीचे कितना दे रखा है n-2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 2 गुना में 1 तो ये से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा n-1 अपॉन में 2, यह आ गया। इसी तरीके से NC3 है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो NC3 तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, n का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल n3 का फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, n-1 n-2 n-3 का फैक्टोरियल और नीचे कितना हमारा n-3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 1, ये तो इससे कट जाएगा, नीचे कितना आएगा 3 दूनी 6, n-1 n-2 अपॉन में 6 हो जाएगा। देखो ये इसी तरीके से NC4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। करीबन आपको 4 तक तो याद ही कर लेने हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है ये ना हो, ठीक है। अगर करना चाहो तो आप डायरेक्टली इसको भी यूज़ कर सकते हो, मैं ये नहीं करें ये गलत है, लेकिन आप इसके क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप डायरेक्टली कम से कम 4 तक तो लर्न कर ही लो। अगर 5 6 7 ज़्यादा बड़े नंबर आ जाते हैं तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से NC में से अगर R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें या NC में से n-R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक। और n में से जो भी टर्म उससे एक नंबर कम सेलेक्ट किया हमने, जैसे कि यहाँ पे 8 है तो अगर हमने 7 सेलेक्ट किया है तो आंसर हमारा n ही आएगा यानी कि 8 ही आएगा, ठीक है। आपको सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ तो जो भी टर्म उससे एक टर्म कम सेलेक्ट की है, अगर यहाँ 9 है मैंने 8 सेलेक्ट किया तो आंसर 9 आएगा, अगर यहाँ 10 है तो मैंने 9 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आंसर 10 आएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है ये आप इन टर्म को ज़्यादा अच्छा रहेगा कि याद कर लें, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि x प्लस 4 की पावर हमें 5 दे दी है, इसको अगर हमें एक्सपेंड करना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखा हमने कि a प्लस बी की पावर n, यहाँ पे NC0 C1 C2 C3 C4 और कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म तक जाएगा। a और b में क्या रिलेशन होगा, a की पावर कंटिन्यू डिक्रीज़ होगी, a की पावर n n-1 n-2 n-3
और b की पावर इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे 0 है, 0 लिखो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 2 3 4 कंटिन्यू चलती रही, कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम पावर इसकी n तक जाएगी। लेकिन हमें अब सॉल्व करना है x प्लस 4 की पावर की 5 को। तो यहाँ पे n की जगह में 5 दे रखा है, a की जगह में कौन दे रखा है x, और b की जगह में कौन दे रखा है 4 दे रखा है यहाँ पे। अब देखो हमने इसको फॉर्मूले में रखा, तो यहाँ पे x प्लस 4 की पावर 5 है, तो 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 5 तक जाना है। उसके बाद और x और 4 मैंने दोनों को लिखा है, x4 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 x4। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। x प्लस 4 की पावर 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसे तरीके से लिख देना है, 5 में से 0 5 में से 1 5 में से 2 5 में से 3 5 में से 4 एंड 5 में से 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद x और 4 x एंड 4 x एंड 4 x4 x4 लिख दिया। यहाँ प्लस का साइन, प्लस 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 एंड प्लस। उसके बाद x की पावर कितनी होगी, 5 होगी, 4 3 2 1 0। 4 की पावर 0 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे तो देखो मैंने इस तरीके से फॉर्मूले को पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर हमें सॉल्व करना हो तो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताया था, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है, NC0, तो आंसर कितना होगा हमारा, डायरेक्टली 1 हो जाएगा। और अगर हमें टोटल में से एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो तो यानी कि हमारा आंसर 5 हो जाएगा। 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो n(n-1) का मतलब कितना हो जाएगा, 5। 5 में से 1 गया 4, 5 गुना 4 बटे में 2 हो जाएगा। 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं तो कितना हो जाएगा, 5। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 5 गुना 4 गुना 3 बट अपॉन में 6। और अगर हमें 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 बटे में 24। और 5 में से 5 करने हो यानी पूरे में से पूरे करने हो तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। इस तरीके से आप डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व किया है, NC0 में से 1 x की पावर 4, अगर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो 5, यहाँ सॉल्व किया 5 × 4 अपॉन में 2, यहाँ 5 × 4 × 3 अपॉन में 6, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने 5c4 को सॉल्व किया एंड 5c5 को सॉल्व किया। तो इनको देखो सॉल्व करने पे कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल के आएगी। 4 की पावर 3 है, 64 आ गया। यहाँ पे x² दे देगा, x² सॉल्व किया 5 आया, x का x 4 की पावर 4 यानी 256, इसका आंसर 1 होगा। और 4 की पावर 5 है तो यानी कि 1024 होगा। फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया, x की पावर 5, 5 के 20, x की पावर 4, 16 5 80, x की पावर 3, 5 के 20, 20 3 60, 60 को गुणा के 64 के साथ और बटे में भाग दिया 6 का, 640, 5 गुना 256 1280 x 1024। इस तरीके से हमारे x प्लस 4 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। देखो अब हम देखेंगे स्पेशल केसेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इसमें क्या होगा, जहाँ पहले हमारा x प्लस वाई था, अब कौन आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। देखो x प्लस वाई है या x माइनस वाई से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था उसमें y की जगह पे y माइनस का कर देना है। माइनस का y इसकी पावर 1 होगी, माइनस का y इसकी पावर 2, 3 करते करते y की पावर n तक चली जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला पार्ट तो हमारा एज इट इज़ होगा। अब y की पावर 1 है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, NC1 ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा निकल के यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पर देखो y की जगह मैंने क्या लगा दिया था, -2 लगा दिया। अगर -2 लगा दिया यानी कि माइनस वाई को माइनस वाई से गुना करेंगे तो y² तो होगा, लेकिन आंसर जो माइनस का हो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसीलिए इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुआ है। पिछले वाले में आंसर जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, इसमें चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम y की पावर 3 हो रही होगी, ठीक है, y की पावर 3 होने का मतलब है कि हमने इसको इसी से 3 बार गुना किया होगा, माइनस का y इंटू माइनस का y इंटू माइनस का y। 3 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पावर 1 2 3, यहाँ हो जाएगी पावर 3 हो जाएगी। तो जो माइनस का y होगा वो बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसको ध्यान से पैटर्न को फॉलो करें तो पावर अगर आपकी इवन होगी, यानी कि 0 2 4 6 8 होगी, तो जो भी y की पावर आएगी यानी कि 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए 8 आ जाए तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव n। और अगर आपकी पावर नेगेटिव ऑड नंबर में आ जाए यानी कि 1 3 5 7 या 9 में आ जाएगी तो डेफिनेटली आपका y जो होगा वो नेगेटिव में ही होगा, ठीक है। पावर जो अगर 1 है तो 1 आएगी, 3 है तो 3 आएगी, 5 है तो 5 आएगी, 7 है तो 7 आएगी, लेकिन आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। इवन में आंसर पॉजिटिव मिलेगा एंड ऑड में आंसर नेगेटिव का हमें मिलेगा,
ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो पावर कितनी हमारी y की पावर 1 ऑड है तो आंसर माइनस का, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। इस तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। इसी तरीके से जो हमारा फाइनल वाला पार्ट है वो देखो y की पावर कितनी दे रखी है, माइनस का n दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, y की पावर n को अलग कर देंगे। इसको हम ऐसे ले सकते हैं -1 इंटू वाई की पावर n, ठीक है, दोनों की पावर n है तो -1 की पावर n को अलग कर दिया और y की पावर n को अलग कर दिया। अगर यहाँ पर n की जगह हमें ऑड नंबर मिलेगा, n की जगह अगर हमें ऑड नंबर मिलेगा तो आंसर माइनस में आएगा और इवन मिलेगा तो आंसर प्लस में आएगा। अब डिपेंड करता है n हमारा क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 की पावर n लगा के इतना छोड़ दिया है, ठीक है। तो इन केस अगर माइनस वाला आ जाता तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो ये फॉर्मूला लगा कर। तो अब हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। देखो ज़रा, हमने जो फॉर्मूला बनाया a + b की पावर n कुछ इस तरीके से बनाया था। अगर ध्यान से देखिए तो ये हमारी कौन है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये हमारा कौन है, सेकंड टर्म है। ये हमारी थर्ड टर्म है। ये हमारी एंड। देखो पहले इनको फॉलो करते हैं उसके बाद में इनको डिस्कस करेंगे। अगर ये मेरी फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे आंसर मैंने कितना सेलेक्ट किया है, 0। सेकंड है तो यहाँ पे कितना है, 1। यानी जो भी टर्म मेरी टर्म होगी सी यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन होगा, वो उससे 1 नंबर कम होगा। सेकंड है तो 1 नंबर कम, थर्ड लिया तो 2 हुआ। अगर n होगा तो यहाँ पे n-1 होगा, और अगर यहाँ पे n+1 होगा तो यहाँ पे n होगा। जो भी टर्म होगी उससे 1 नंबर कम मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यानी टर्म में और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में कितने का फ़र्क होगा, 1 नंबर कम का फ़र्क होगा। अगर मैं यहाँ पे r+1 लूँ तो यहाँ कितना मिलेगा, मुझे r मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं n लूँ तो यहाँ पर मुझे n-1 मिलेगा। यानी कि जो भी मेरी टर्म होगी, टर्म में और सिलेक्शन में 1 नंबर का फ़र्क होगा, यानी 1 नंबर यहाँ पे कम होगा। इसी पैटर्न को अगर ध्यान में रख के मैं फॉर्मूला बनाऊँ जनरल टर्म का, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन की, यानी कि मुझे बीच में से कोई भी एक टर्म पूछ ले, यानी कि थर्ड टर्म बताओ कौन सी होगी, फोर्थ टर्म बताओ कौन सी होगी, 10th टर्म बताओ कौन सी होगी, तो मैं कि पूरा फॉर्मूला बनाने थोड़ा ना बैठूंगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसकी जनरल टर्म यूज़ करेंगे, और वो टर्म किस तरीके से बनी वो मैं आपको समझाऊंगा। वो समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे टर्म दिखाई है कि सेकंड में सिलेक्शन ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो 1 कम होगा, 1 कम होगा। तो इसकी जनरल टर्म देखते हैं। अगर हमें r+1 टर्म सेलेक्ट करनी है, द r+1 टर्म कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x + y की पावर n, इट इज़ डिनोटेड बाय tr+1। यानी कि हमें बीच में से कोई भी एक टर्म निकालनी हो, जैसे कि r+1 निकालनी, तो उसे हम क्या कहेंगे, जनरल टर्म कहेंगे। अब सेलेक्ट किस तरीके से करनी है, अगर हमें tr+1 यानी कि ये टर्म सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, अगर हमें n सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1, और अगर हमें n+1 सेलेक्ट करनी होगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे tr+1 सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, NCR हो जाएगा। हम देखो यहाँ पर a की पावर हमेशा क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है, n-1, ठीक है। यानी n-1 कौन होता है, जो 1 होता है वही माइनस होता है। यहाँ 2 है तो 2 माइनस होता है, यहाँ पे n-1 है तो वही नंबर इसमें से n में से माइनस होता है, यानी कि 1 हो जाता है। n में से n-1 सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 है तो n-1, 0 है तो n-0 n ही होगा। इसी तरीके से नीचे कौन है, r है तो यहाँ पे n-r हो जाएगा, और b के ऊपर पावर कौन होगी, जो यहाँ पर पावर होगी वही b के ऊपर होगी। ज़रा देख लो यहाँ पे 0 है तो b की पावर इसमें कौन होगी, 0। 1 है तो b की पावर 1, 2 है तो b की पावर 2, n-1 है तो b की पावर n-1, n है तो b की पावर n। यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वही पावर किसी ऊपर होती है, b के ऊपर होती है। तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई टर्म पूछ ली जाती है कि चौथी पाँचवीं, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे 1 नंबर कम हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि फाइंड द फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन। हमें चौथी टर्म पूछी गई है, x - 2y की पावर 12 की। कौन सी टर्म पूछी गई है, चौथी। तो अब चौथी पूछी गई है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, यानी कि 4 यानी कि 3 + में 1 कर देंगे। तो r जो हम होगा हमारा वो यहाँ पे कौन होगा, r हमारा 3 हो जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो r की वैल्यू 3, तो n हमारा टोटल 12 में से सेलेक्ट करना है, तो 12C3a यहाँ पे कौन हमारा x होगा, और b हमारा कौन होगा, यहाँ पे माइनस का 2y होगा। तो n-r यानी 12 माइनस में 3, और r जो होगा वो यहाँ पे b पे होगा, 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 12 का फैक्टोरियल, 12 - 3 का फैक्टोरियल, और नीचे 3 का फैक्टोरियल। 12 में से 3 गए 9 आ गया, -2y की पावर 3 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 और y की पावर 3 आ जाएगा। 12 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 12 × 11 × 10 × 9, क्योंकि 12 में से 9 जाएगा, 9 का फैक्टोरियल नीचे आएगा तो 9 से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 का फैक्टोरियल है तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा हमारा। इसको मैंने एज इट इज़ ही यहाँ पे रखा, तो इसको हमने सॉल्व करा तो कितना बना, 11
और 2, 11 दूनी 22, पीछे 0 0 आ गया, माइनस का 8, x की पावर 9, y की पावर 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 760, x की पावर 9, y की पावर 3। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो भी टर्म हमसे पूछेगा, 4 पूछे तो 1 नंबर कम कर देना, यानी कि 4 है तो 3 + 1, 5 है तो 5 + 1, 5 है तो 4 + 1, 6 है तो 5 + 1 हो जाएगा और आर हमारा ये नंबर होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर हमें अब मिडिल टर्म निकालनी हो तो मिडिल टर्म निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि देयर आर n+1 टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर n 1 मोर देन द इंडेक्स नंबर, यानी कि इसमें इसका जो एक्सपेंशन होगा उसमें जो भी पावर होगी उसकी टर्म उसमें एक नंबर ज़्यादा होती है। अगर इसमें पावर 12 है तो टर्म कितनी होगी 13, अगर इसमें पावर 6 है तो टोटल टर्म कितनी होगी 7 होगी। मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, देखो ज़रा, पावर इसमें कितनी थी 3 थी तो टर्म कितनी हुई 1 2 3 4, पावर 4 है तो 1 2 3 4 5, जो भी पावर होगी टर्म उसमें क्या रहेगी एक नंबर ज़्यादा रहेगी। ठीक है, वही बात को मैंने फिर दोबारा से यहाँ पे रिपीट करा है। अब रिपीट करने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अब हमें निकालनी है मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म का मतलब होता है कोई नंबर है उसके बीचों बीच की टर्म, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने गिनती लिखी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका बताओ मिडिल टर्म कौन होगी, तो मिडिल टर्म तो हमारी 3 होगी। अगर वहीं पर मैं लिख देता 1 2 3 4 5 6, अब इसमें बताओ मिडिल टर्म कौन होगी। अब अगर मैं 3 को सिलेक्ट करता हूँ, मिडिल का मतलब क्या है, बराबर बराबर दोनों तरफ टर्म होनी चाहिए। अगर मैं 3 को सिलेक्ट करता हूँ तो इधर 2 है इधर 3 है, ये तो बराबर बराबर नहीं हुई, तो मिडिल टर्म कैसे होगी। अगर मैं 4 को सिलेक्ट करता हूँ तो इधर 3 होगी इधर 2 होगी, अभी भी नहीं होगी। तो अगर हमारा ऑड केस होगा, कौन सा होगा, ऑड केस होगा, तो उसमें हमारे बीच की टर्म कुछ इस तरीके से मिलेगी। और अगर हमारा इवन केस होगा तो उसमें हमें 2 मिडल टर्म मिलेगी। अब अगर देखो मैं इन दोनों को मिडल टर्म मान लेता हूँ तो इधर भी 2 बचेंगे इधर भी 2 बचेंगे, तो ऑड केस में तो 1 मिलेगी और इवन केस में हमें 2 मिडल टर्म मिलेगी। लेकिन अगर अब वही बात हम कर लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की, उसमें हमें किस तरीके से मिलेगी, तो इसमें भी आपको इवन ऑड के पैटर्न को ही फॉलो करना होगा। पहला केस है अगर आपका n जो है वो इवन नंबर में, यानी पावर आपकी इवन में होगी, यानी x + y की पावर 2 या 4 या 6 या 8 या 10 या 12 जो मर्जी होगी इवन नंबर में होगी। दूसरा केस होगा यानी कि ऑड में, यानी 1 3 5 7 9 11 13 17 जो मर्जी नंबर होगी, पावर को देखना है, यानी x a + b की पावर यहाँ पे क्या दे रखी है n की जगह पे 2 4 6 8 10 दे रखी है, या फिर 1 3 5 7 9 दे रखी है। अगर ये नंबर दी होंगी तो वो इवन होगी, अगर ये नंबर दी होंगी तो वो ऑड होंगी। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो भी नंबर होगा उसमें टर्म क्या होती है, हमेशा एक नंबर ज़्यादा होती है। ठीक, अगर हमारी पावर जो इवन में होगी तो टर्म हमें किस में मिलेगी, ऑड में मिलेगी। अगर मान लो कि x + y की पावर 2 है तो इसमें जो हमारी टर्म मिलेंगी, टोटल टर्म मिलेंगी वो कितनी होगी 2 + 1, यानी कि 3 टर्म मिलेंगी जो हमारी कौन होंगी, ऑड होंगी। अगर हमारी पावर कितने मिलेगी 3 मिलेगी तो टोटल टर्म कितनी होगी 3 + 1, यानी कि एक नंबर ज़्यादा होती है हमेशा, वो हमें किस में मिलेगी, इवन में मिलेगी। अगर पावर 4 होगी तो टोटल टर्म किस में मिलेगी, इवन में मिलेगी। टोटल टर्म अगर हमारी 6 होती है तो टोटल टर्म कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। अगर ध्यान रखो, अगर ये हमारा इवन होता है तो टर्म हमें ऑड मिलती है, अगर पावर हमारी ऑड होती है तो टर्म हमें टोटल इवन मिलती है। ठीक है, इसी इवन ऑड के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो, टोटल टर्म हमेशा इवन में 1 ऐड करने पे ऑड ही मिलेगी, और टोटल में यहाँ पे ऑड में 1 ऐड करने पे इवन ही मिलेगी। तो ऑड नंबर ऑफ टोटल टर्म, अगर टर्म हमारी ऑड नंबर में है तो हम मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, n/2 प्लस में 1 टर्म मिलेगी मिडिल टर्म। यहाँ पे कब होगा ऐसा, जब हमारी यहाँ पे पावर तो इवन में होंगी लेकिन टोटल टर्म किस में होंगी, ऑड में होंगी। पावर इवन में होंगी लेकिन टोटल टर्म किस में होगी, ऑड में होगी। और उसका अगर हमें मिडिल टर्म निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखो मेन जो बात डिपेंड करती है वो इसी पे डिपेंड करती है कि हमारी टर्म कितनी है। टर्म यहाँ पे ऑड में आ रही है तो मिडिल टर्म सिर्फ 1 बनेगी। अगर यहाँ पर हमारी टोटल टर्म 6 आ रही है, टोटल टर्म कितनी आ रही है, 6 आ रही है, यानी कि जो इवन नंबर में है, तो मिडिल टर्म कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी टोटल टर्म किस में आ रही है, इवन नंबर में आ रही है। किस में आ रही है, इवन नंबर में। तो मिडिल टर्म यहाँ पे कितनी होंगी, 2 होंगी। कौन कौन सी होंगी, एक n+1/2 टर्म और दूसरी n+1/2 प्लस में 1 टर्म होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टोटल टर्म कितनी यहाँ पे 8 है, तो इसमें मिडिल टर्म कितनी निकली हमारी, 2 निकली। यहाँ पर हमारी ऑड नंबर में टर्म है तो मिडिल टर्म कितनी निकली, सिर्फ 1 निकली। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर पावर इवन है तो टोटल टर्म ऑड रहेंगी, और ऑड रहेंगी तो मिडिल टर्म सिर्फ 1 बनेंगी।
मिडिल टर्म कितनी बनेगी, सिर्फ एक। उसका फॉर्मूला हमारा कौन होगा, n अपॉन में 2 प्लस में 1 टर्म। और अगर हमारी पावर ऑड में है तो यहाँ पर टोटल टर्म हमारी इवन बनेगी एक प्लस करने पर, और इवन टर्म में हमें मिडिल टर्म हमेशा दो मिलेंगी, जिसका फॉर्मूला कौन होगा, n+1 अपॉन 2 टर्म, दूसरा n+1 अपॉन 2 प्लस में 1 टर्म होंगी। क्लियर। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है, फिर इस पर हम कोई एक आधा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। इसकी मिडिल टर्म निकालनी है 3 - x³ अपॉन में 6 की पावर 7। यहाँ पे n हमारा 7 है, तो यानी कि टोटल टर्म कितनी होगी, 7 + 1 8 हो जाएगी। टोटल टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, 8 हो जाएगी। अगर टर्म हमारी 8 है, देखो टर्म हमारी कितनी है, 8 है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें मिडिल टर्म कितनी निकल जाएगी हमारी, 2 निकल जाएगी। देखो 3 इधर है 3 इधर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म बोलेंगे। और अगर हमारी टोटल टर्म कितनी हो, 8 हो, तो उसमें हम दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे। कौन कौन से यूज़ करेंगे, n+1 अपॉन 2 टर्म, n+1 अपॉन 2 प्लस में 1 टर्म। ठीक है, तो देखो n हमारा कितना होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2, 7 + 1 डिवाइड बाई 2, साथ में एक और प्लस कर देना हमें, तो यहाँ पे कितना निकला, 4th टर्म एंड 5th टर्म, ये हमारी कौन होगी, मिडिल टर्म होंगी। लेकिन अब इसको वैसे अगर हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना होगी तो हमें पता लग गया कि चौथा नंबर और 5वां नंबर ये हमारी मिडिल टर्म है, लेकिन एक्चुअल में इनकी वैल्यू क्या है वो भी तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे, ये हमारा एक्सपेंशन होगा। ठीक है, हमारी जो 3 - x³ अपॉन 6 की पावर 7 है, इसको हम अगर हम सॉल्व करें बाइनोमियल एक्सप्रेशन को, तो हमें देखो 4th टर्म और 5th टर्म निकालनी है। तो TR+1 का जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, TR+1 NCR A की पावर n माइनस में r और b की पावर r, ये फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर हमारे 4 टर्म चाहिए, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस में 1, क्या लिखेंगे, 3 प्लस में 1। यहाँ पे r हमारा 3 होगा, 7 में से 3, और यहाँ पे a की जगह में कितना दे रखा है 3, 7 - 3, और b की जगह में कितना दे रखा है, कि अगर माइनस में है तो हमें इसको माइनस में ही लेना होगा। x³ अपॉन में 6 ले लिया, ऊपर पावर जो यहाँ पे होगी वही पावर यहाँ पे होगी। सॉल्व करते हैं, 7 3 को सॉल्व करते हैं, तो 7 का फैक्टोरियल अपॉन में 7 - 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 है, 3 आया, 7 में से 3 क्या, 4 आया। -x³ की पावर क्यूब है, तो यानी कि ऑड में पावर है, तो आंसर तो माइनस में आएगा, 3 3 9 आ जाएगा। 6 की पावर 3, इसको मैंने अलग कर दिया। तो देखो ज़रा, 3 की पावर 4 आया, इसको मैंने 4 बार लिख दिया। x की पावर 9 है, तो देखो यहाँ पर ऑड पावर है, तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। 7 - 3, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 3 × 4 2 × 1, 6 की पावर 3 है, तो उसको 3 बार लिख दिया यहाँ पे। 7 की फैक्टोरियल को हमने 4 तक एक्सपेंड किया, 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल, नीचे भी 4 है ऊपर भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो काटने का प्रोसेस, 3 2 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6। ऊपर जो भी नंबर बच गए, नीचे जो भी नंबर बच गए, उनको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। तो ऊपर कौन बचा, 7 बचा, 5 बचा, और यहाँ पे 3 बचा, x की पावर 9, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। नीचे कौन बचा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया। इनको गुणा किया, 7 5 35, 35 3 105, x की पावर 9, माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 8। ये तो एक तो हमारी ये निकल गई मिडिल टर्म। दूसरी हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, तो देखो ज़रा यहाँ पर 5 को हम क्या लिख दिया, 4 + 1 यानी 7c4, 3 लिखा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन में यहाँ पे कौन दे रखा है, 3, a की जगह 3 और b की जगह माइनस का x की पावर क्यूब अपॉन में 6 दे रखा है, तो a की जगह हमने 7 - 4 लिखा। इसकी पावर जो यहाँ पे होगी वही पावर यहाँ पे होगी। सॉल्व करा, 7 की पावर c4 है, तो 7 का फैक्टोरियल, 7 - 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। 7 में से 4 गया, 3 आ गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पावर हमारी किस में आ गई, इवन में आ गई, इवन में आ गई, आंसर तो पॉजिटिव होगा। 4 3 से 12 आ गया, 6 की पावर 4 होगी। ठीक है, अब 7 की पावर 7 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल तक सॉल्व करा, क्योंकि नीचे हमारा 4 का फैक्टोरियल भी है। 7 - 4 गया, कितना आया, 3 का आया, 3 × 2 × 1 आगे निकल गए। तो यहाँ पर हमारा अब देखो 3 2 6, ये तो इससे कैंसिल हो गया, 4 का फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, नीचे एक 6 बचा हुआ ही है, हमारा पावर 12 आ चुकी। अब जो बचा उसको यहाँ लिख लिया 7 × 5, और कुछ तो बचा नहीं, x की पावर 12, नीचे कितना बचा, 2 2 4, 4 2 8, 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 12 निकल के आ गई, तो ये हमारी दूसरी मिडिल टर्म हो जाएगी। ये दो हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी, यहाँ पे ये दोनों हमारी कौन होगी, मिडिल टर्म होंगी। क्लियर। अगला हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x या फिर कांस्टेंट टर्म, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, यह किसे कहते हैं।
देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यानी कि मैंने लिया x प्लस में 1/x, यानी जो भी टर्म होगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होगा, उसकी पावर मेरी 2n है, ठीक है। तो उसकी हमें अगर मिडिल टर्म निकालनी हो तो मिडिल टर्म निकालने के लिए यहाँ पे देखो n हमें क्या दे रखा है 2n। डेफिनेटली जो 2n होता है ये एक इवन नंबर ही होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। इवन नंबर की डेफिनेशन ही होती है जो नंबर 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर इवन नंबर है, तो इसमें अगर हमें मिडिल टर्म निकालनी हो, ठीक है, n हमारा कौन हो गया, इवन हो गया, तो इसकी मिडिल टर्म निकालने का तरीका कौन होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम फॉलो करें तो हमें एक्सपेंशन जो दे रखा है वो x प्लस में 1/x दे रखा है, ठीक। टोटल टर्म कितनी होगी, 2n प्लस में 1 होगी। तो मिडिल टर्म निकालनी है, n/2 प्लस में 1 होता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। n की जगह में कौन दे रखा है 2n, 2n/2 प्लस में 1, 2 से 2 कट गया, कितना है n+1 निकल के आया, ये हमारी मिडिल टर्म है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो n+1 जो है यानी कि ये tr+1 के बराबर होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, tr+1 होता है, और यहाँ पर हमें उसकी जगह कौन मिला हुआ है, n+1 मिला हुआ है। तो r यहाँ पे कौन होगा, n होगा, तो यहाँ मैंने n रखा, और इस n की जगह में कौन दे रखा है, 2n दे रखा है। देखो जरा क्वेश्चन में n की जगह कौन दे रखा है 2n अपॉन में Cn। फिर a की जगह में दे रखा है x और b की जगह दे रखा है 1/x। तो a की जगह x लिखा है, यहाँ 1/x, n माइनस में r, तो n यहाँ पे 2n माइनस में n हो जाएगा, और b की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे b की जगह 1/x और r की जगह आ जाएगा n। इसको सॉल्व इसको एज इट इज़ ही रखा हमने, 2n में से 1n गया, 1n आया, यहाँ पे x की पावर 1/x की पावर n है, तो 1 की पावर अगर n लगाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। x की पावर हमने n लगा दी, इससे कैंसिल हो गया। तो जहाँ पर हमें सॉल्व करने पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही मिले या फिर कोफिशिएंट मिलता है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ x कहेंगे, जिसमें हमारा a और b दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस टर्म इज़ कॉल्ड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, या फिर कांस्टेंट टर्म कहेंगे इसे हम। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको कोई जितना भी मैंने समझाया उतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।